बताते हैं चौटाला साहब कैसे उठा लिया था वो एक्चुअली राम जी से अच्छी अरे काशीराम जी को तो मैं सबसे अच्छा नेता मानता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से काशीराम जी को सहमत किया कि देवीलाल जी से ही हम समझौता करें। चौटाला साहब पहुंच गए, काशीराम के यहाँ की रघु यादव को नहीं देंगे टिकट। उसमें तो मेरा चौटाला का काफी गड़बड़ भी रहा। वो मेरे को ही मालूम पड़ता रहता था कि चौटाला क्या कर रहा है, और ये आदमी उसको कटवाने की टिकट ढूंढ रहा है। इसने मेरे को नहीं बुलाया। अच्छा, इसने बुलाया अमन कुमार नागराज और काशीराम को बीएसपी तरफ से। तो रोहतक में मैं जब जब भी बोला हूँ हमेशा खूब अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया। उसके बाद ये मेरा कुर्ता खींचने लग गए। मैंने बोला माननीय चौधरी देवीलाल की, लोगों ने कहा जय हो। फिर मैंने इसको पकड़ा, चौटाला को। अब मैं कहा ये भी बहुत मेहनत करा, इसकी भी। और जब खींचा तो चौटाला ऊपर ही उठ गया। बताते हैं चौटाला साहब कैसे उठा लिया था। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि देवीलाल जी के आग्रह पे कई बार मेरे पास आए थे। अच्छा, तो मैंने काशीराम जी के साथ बीएसपी में मैं था, क्योंकि यहाँ की पार्टियां लेती नहीं थी। काशीराम जी सामने से बुला रहे थे तो मैं उनके साथ हो लिया। तो उन्होंने मुझे अपने राष्ट्रीय काउंसिल का भी मेंबर बना रखा, जिसमें 9 ही लोग थे पूरे देश के। और काशीराम जी मुझे बहुत सम्मान देते थे, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था। अच्छा, काशीराम जी से अच्छी अरे काशीराम जी को तो मैं सबसे अच्छा नेता मानता हूँ। अच्छा, मैं मोरारजी भाई से लेकर देवीलाल जी से लेकर के कुछ खूबियां चंद्रशेखर जी बताइए है। आपने कुछ खूबियां नोट की उनकी क्या? वो कभी भी नेता के रूप में नहीं रहते थे। अच्छा, वो बड़े मस्त और बड़े साधारण तरीके से रहते थे। ऐसे बात करते बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे आदमी थे। और उनमें वास्तव में ये जो शोषित, लांछित और ये पिछड़ा तबका है, इसके भले की, इसका कुछ अच्छा हो, इसका उनके अंदर आत्मा में उनके भाव था। अच्छा, तो उनसे मेरी बहुत पटी। तो ये मायावती जी तब थी वहीं? मायावती जी का मेरा कोई ज्यादा संपर्क नहीं है, हालांकि हम एक ही कमेटी में मेंबर थे, कई बार मीटिंग में भी साथ रहे। अच्छा। उनसे मेरा ज्यादा ताल्लुका। जब आप उनके घर जाते थे ये वहाँ दिखी होंगे आपको? ये रहती थी वहाँ पर, कभी कभी नहीं भी रहती थी, लेकिन इनसे नहीं। वो मेरी काशीराम जी से मुलाकात, ये रहती थी घर में, लेकिन काशीराम जी और मैं बैठे रहते थे। अच्छा। 2-2 घंटे बैठते थे, तो वो मेरी उनकी रहती थी। बीएसपी में मेरा सारा कुछ ताल्लुका, सब कुछ काशीराम जी से रहा। अच्छा, मायावती जी से मेरा कभी इस मामले में बात नहीं हुई। मतलब बढ़िया आदमी थे, बहुत जबरदस्त आदमी थे काशीराम जी। तो काशीराम जी को मैंने मनाया कि आप देवीलाल जी से समझौता करो। कौन से साल की बात है? अब ये तो मुझे ध्यान नहीं है वो चुनाव कौन सा था, शायद 89 ही रहा होगा। अच्छा, 89 या 90, जो भी था, लोकसभा का चुनाव था। अच्छा, तो काशीराम जी बोले क्यों? क्योंकि कांग्रेस हमें 4 सीट दे रही थी, करनाल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और एक और अम्बाला। हाँ, और देवीलाल जी की तरफ से 3 की बात थी। तब मैंने उनसे कहा कि साहब अपना जो वोट बैंक है, कांग्रेस के साथ जाएंगे तो बाद में वो कांग्रेस में बना रह जाएगा, लेकिन अब देवीलाल के साथ जाते हैं तो अपना अलग अलग वोट बैंक है। हमारा दलित पिछड़ा वोट, उनका किसान वोट बैंक है। तो वोट बैंक हमारा हमारे पास ही रहेगा, उसके बाद फिर राजनीति चलती रहेगी। कुल मिला के मैंने बड़ी मुश्किल से काशीराम जी को सहमत किया कि देवीलाल जी से ही हम समझौता करें। मान गए वो मान गए और समझौता हो गया। समझौता मैंने कराया, ये बात उजागर थी। उसके बाद मालूम पड़ा कि चौटाला साहब पहुंच गए, काशीराम के यहाँ की रघु यादव को नहीं देंगे टिकट, महेंद्रगढ़ से हम लेंगे। चौटाला साहब? हाँ, ऐसा जैसा मुझे रिपोर्ट मिली हुई कि रघु यादव को नहीं देनी है, महेंद्रगढ़ हमें दे दो। तो काशीराम बोले महेंद्रगढ़ हम तुम्हें कैसे दे दो, तो हमने ली है, हमारी से तो बात हो गई। महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और शायद अम्बाला थी हमारे पास। तो ली है, बात है, इसमें क्या बात करनी दोबारा? बोले नहीं साहब आपका कैंडिडेट ठीक नहीं है, हम लड़ाएंगे। बोले कौन कैंडिडेट? बोले वीरेंद्र सिंह है। बोले नहीं, ये सीट तो हमारी है। किसको लड़ाना चाह रहे थे? राव वीरेंद्र सिंह का नाम लिया था उसने। अच्छा, राव वीरेंद्र सिंह को लोकदल से लड़वाता? हाँ, क्यों, तैयार था वो तो, जीतने वाली टिकट कोई मिल जाए। अच्छा, तो खैर वो काशीराम नहीं माने। काशीराम तो एक मर्द आदमी थे। उसमें तो मेरा चौटाला का काफी गड़बड़ भी रहा। वो मेरे को ही मालूम पड़ता रहता था कि चौटाला क्या कर रहा है। मैंने समझौता कराया देवीलाल जी के कहने से। महेंद्रगढ़ की सीट बाकायदा क्लियर थी कि रघु यादव लड़ेंगे, बीएसपी से लड़ेंगे, और ये आदमी उसको कटवाने की टिकट ढूंढ रहा। तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा नहीं लगा वो बात। फिर हमारी इन्होंने रोहतक में रैली करी, कमाई, पूरे रोहतक का कोई बड़ा पार्क है, बहुत गैदरिंग थी उसके अंदर। तो इसने मेरे को नहीं बुलाया। अच्छा, इसने बुलाया अमन कुमार नागराज और काशीराम को बीएसपी तरफ से। तो काशीराम जी मेरे से बोले चलना है आपको? मैंने कहा मैं कैसे चलूँगा, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने मुझे बुलाया। पर वो कौन होता है बुलाने वाला? तो दोनों की साझे की रैली है, बीएसपी से कौन जाएगा तो मुझे फैसला करना है। तो काशीराम जी के आग्रह पे मैं चला गया। वहाँ मंच पर जो बैठे, तो ये उस समय जो एमपी के कैंडिडेट थे
वो गुरदयाल सिंह सैनी था, सुरेंद्र ये अपने हिसार वाले थे, सारे मतलब हम लोग स्टेज सैनी तो जीते भी थे सर। हाँ वो भी जीता था, सुरेंद्र भी जीता था उस चुनाव में तो, सुरेंद्र सिंह, और जो भी कैंडिडेट थे ना सारे ही बैठे थे। तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। आप भी कैंडिडेट थे महेंद्रगढ़ से? तो हाँ मैं महेंद्रगढ़ से था। तो चौटाला को काशीराम ने कहा कि रघु यादव बोलेंगे। तब इसने मुझे कहा कि भाई अब आपके सामने अहिरवाल के बड़े नेता रघु यादव जी बोलेंगे, और ये काशीराम के कहने से इसने मुझे कहा था बोलेंगे, और 2 मिनट की बात कर रहा था। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने देवीलाल जी के सम्मान में और काशीराम जी के सम्मान में संबोधन शुरू कर दिया और अपनी बात कही, और लोगों को खूब पसंद आई, लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो रोहतक में मैं जब भी बोला हूँ हमेशा खूब अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया। उसके बाद ये मेरा कुर्ता खींचने लग गए, बस कर हाँ बस वो जैसी आदत है, क्योंकि वो लोग रिस्पांस अच्छा कर रहे थे तो ये कुर्ता खींच रहे थे, और मैं भी बहुत छोटा बोलना चाहता था, लेकिन वो कुर्ता खींचना 2 बार मुझे पसंद नहीं आया। चिढ़ गया? हाँ चिढ़ने में अच्छा नहीं लगा। चिढ़ना क्या है, चौटाला से क्या चिढ़ना, बेचारा वैसे ही आदमी ऐसा है। तो मैंने बोला बोलिए माननीय काशीराम की, लोग बोले जोर से जय हो। मैंने बोला माननीय चौधरी देवीलाल की, लोगों ने कहा जय हो। फिर मैंने इसको पकड़ा चौटाला को, और मैं कहा ये भी बहुत मेहनत करा, इसकी भी, और जब खींचा तो चौटाला ऊपर ही उठ गया बेचारा। और लोगों ने तो ध्यान सब बोले जय हो। अच्छा आ गया ऊपर आ गया। मैं बड़ा आदमी, मैं अच्छी हाइट बॉडी है, ये क्या है हल्का सा उस समय तो पूरे हाँ, और अब भी मैं ठीक ही हूँ, उठा दिया मैंने। अब वो लोग तो बेचारे जय हो करते रहे, नहीं वो मंच पे तो सब कहा, तो मैंने उसको उन्होंने तो गुंडे बना ली हुई। हाँ वो मैंने तो कभी कोई छुपा के काम ही नहीं किया है। किसी सरकार को, किसी व्यक्ति को मेरे ऊपर सीआईडी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों मैं तो 6 महीने पहले कह देता हूँ। अच्छा आप कैसे, क्या होता था चुनाव में कि चुनाव वोटिंग तक ऐसा लगता था रघु यादव जीत रहे हैं, वोटिंग वाले दिन लोगों में क्या हो जाता था? उसका कारण एक ही है कि आम आदमी जो दिन रात अपनी रोटी कमा के खाता है, उन सबकी भावना मेरे से जुड़ी रही, और उन्होंने मेरा संघर्ष में भी साथ दिया, लाठियाँ भी मेरे लिए खाई, खून भी बहाया, जान भी दी, और वो वोट के अंदर भी खूब नाचते, और खासकर ये नौजवान छोरे खूब रघु यादव। तो गांव में सारे औरतें आदमी सुनने भी आते हैं। अहिरवाल में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें आपको ना, मैं गांव, ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है। सोहना के आगे जो है ना चमरपुरा बोलते थे लोग सिंगानी, और वहां से लेकर के नांगल चौधरी के आगे रावता की ढाणी और बायल तक, इधर गोद बलावा तक, उधर आकोदा बसई तक, कहीं भी ऐसी गांव ढाणी नहीं मिलेगी जहां रघु यादव 1 या 2 बार पैदल ना गया हो। अच्छा, वाहन की बात नहीं कर रहा मैं। आज तो मुझे भी अचंभा लगता है, जब मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। आप जा रहे हैं कोटपुतली, आप जा रहे हैं नीम का थाना, आप जा रहे हैं खेतड़ी, आप जा रहे हैं भिवानी या दादरी, आप जा रहे हैं इधर पलवल, इधर जा रहे हैं आप दिल्ली, इधर जा रहे हैं आप वो कौन सा अभी भाड़सा में जो बना है सेंटर ये हमारे, तो कहीं भी जा रहे हैं अहिरवाल से बाहर, इधर तिजारा जा रहे हैं, हर जगह गांव ही गांव है, लेकिन उन सब गांव में मेरा पैदल जाना हुआ। अच्छा, मैंने कई बार पद यात्राएं भी की। 83 में चंद्रशेखर जी की पद यात्रा में भी मैं शामिल था। अच्छा, तो कई बार मैं पद यात्राएं की। लास्ट मेरी पद यात्रा हुई थी 2011 में। अच्छा, जब ये रामदेव के ऊपर जब कांड हुआ था। जब तो आप रामदेव जी के साथ थे? रामदेव के साथ नहीं था। जिस तरह से उनकी सभा को लाठी के बल पे खत्म किया गया था, उसके खिलाफ, उस जाति के खिलाफ था। इसलिए मैंने सैयद अलीपुर, जो रामदेव का ही गांव है नांगल चौधरी के पास, वहां से और राष्ट्रपति भवन ये पद यात्रा की थी 2011 में। रामदेव के हक में या खिलाफ में नहीं, उस जाति के खिलाफ में जो रामलीला मैदान में की गई थी। अच्छा, रामदेव से तो मैं मिला ही नहीं कभी। अच्छा, वैसे ही ना मिला ही, हाँ कोई बात ही नहीं, वैसे ही पद वहाँ मुद्दा था, ये जाति किसी के साथ हो, उसमें मिलना क्या है। अच्छा, आप रामदेव से मुझे कौन सी एजेंसी लेनी है? आपने किताबें कौन सी लिखी? मैंने सबसे पहली किताब कौन सी लिखी? सबसे पहली किताब, अगर किताब के रूप में कहेंगे तो है वो
यमुना के इस पार से सिंधु के उस पार। वो मैंने वो आपने देखी, पढ़ी भी है हाँ। मैंने। तो वो पूरा भूगोल और इतिहास है। और वो ढूंढूंगा तो मेरे से कोई मांग लेगा एक्चुअली वो। अच्छा, मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, और वापस नहीं दी किसी ने। भाई अगर किसी साथी को ये वीडियो देख रहा हो, मेरी वो किताब जो रघु यादव जी की है, कोई मांग के ले गया है तो पढ़ ली हो तो दे दे यार मुझे। ठीक है, यमुना के इस पार से सिंधु के उस पार। बार। दूसरा है सिंधु संधि का सत्य। अच्छा। ये जो सिंधु जो संधि हुई है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पूरा विश्लेषण है और उसमें क्या गड़बड़ हुई है वो सारा उसमें मैंने बयान किया है। और मैं आज आपके साथ ये कह सकता हूँ कि नेहरू जी ने जो गलती कश्मीर के मुद्दे पर कर दी थी, उसको भी वो सिंधु जल के मार्फत सुधार सकते थे। अच्छा। क्योंकि सिंधु नदी तंत्र का जो पानी है उसमें हम ऊपरी राष्ट्र हैं, यानी पहले वो नदी हमारे क्षेत्र में बहती है, बाद में पाकिस्तान जाती है। अच्छा। तो इस नदी तंत्र के मामले में पाकिस्तान हमको परेशान नहीं कर सकता था चाह करके भी, लेकिन भारत के हाथ में चाबी थी। अब भी है, अब भी है, जब भी थी। अगर नेहरू जी ने इस संधि पर थोड़ा सिंधु नदी तंत्र को समझा होता और ध्यान दिया होता और इसको अफसरों के भरोसे नहीं छोड़ा होता तो आज कहानी कुछ तो और। ना केवल हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई किल्लत नहीं होती, होता है। पानी पानी होता। और नेहरू जी कश्मीर से भी पाकिस्तान को खाली करवा सकते थे, क्योंकि सिंधु जल के लिए तो पाकिस्तान घुटनों पे रैंक करके कुछ भी करने को तैयार होता। गेहूं भी तब होता है, गन्ना भी तब होता है, कपास भी तब होती है जब पानी होता है। सिंधु का पानी जाता है, उस पर पूरा निर्भर है। लेकिन उल्टी हालत थी, हम लोग समझौता करने को वो थे उतावले, सारा देश बर्बाद कर दिया। नेहरू जी बड़ा दिल रखते थे। बड़े दिल की बात नहीं है इसमें, अपने तो आप को महान बनाने के या उनका चलो तो सभी लोग महान बनाना चाहते हैं, जो नेहरू को महान बनाने के खिलाफ हैं वो सब ये जितने भी राजनीतिज्ञ हैं बहुत कम लोग हैं, वरना सब में द्वेष और राग और द्वेष भरा हुआ है। अच्छा। राग द्वेष सब में भरा हुआ है। ये नेहरू जी का भी ये राग द्वेष ही था कि वो हरि सिंह को तो, वो जो महाराजा हरि सिंह था उसको तो ठुड्डे लाइन लगाना चाहते थे और शेख अब्दुल्ला को सिर मुकुट बनाना चाहते थे। असली तो झगड़ा वहां था। अगर नेहरू का राग द्वेष नहीं होता शेख अब्दुल्ला और ये हरि सिंह के प्रति, तो कश्मीर में इतनी गड़बड़ नहीं होती।